नमस्कार। जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज सुनिए महान लेखिका महाश्वेता देवी जी की एक सशक्त और विचारोत्तेजक कहानी, नमक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाथ से नहीं, रोटी से नहीं, निमक से मारेगा, उत्तम चंद बनिए ने कहा था। वह बनिया है, महाजन है, और कई पीढ़ियों से उसके वंश ने ही जुझार बेल्ट को अधिकार में रखा है। स्थानीय उरांव और कोल किसी दिन उसकी बात पर अन्न कहेंगे, यह उसने नहीं सोचा था। वही अशोचनीय घटना हो गई इस सरकार के राज्य में। इसके पहले सरकारें आईं, सरकारें गईं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पलामू अभय वन के पास आदिवासी गांव झुझार है। गांव के निवासी जंगल में गाय, बकरी, भैंस चराते गिरे हुए काठ से ईंधन जमा कर सकते थे। घर छाने के लिए पत्ते भी ले सकते थे। इसके सिवा वे बांस के अंकुर, कंद और इमली के पत्ते भी चुराते थे। जंगल विभाग आंखें मूंदे रहता। साही, खरगोश और चिद्दियों को भी मारते। इन सारे जंगली प्राणियों और पक्षियों की मर्दमशुमारी सही सही और बिल्कुल ठीक न थी। इसी से वन विभाग इस मामले में भी आंखें बंद किए रहता। पर शिकार करने से इनको मांस कम ही मिलता था, क्योंकि जंगल के प्राणी भी होशियार हो गए थे। वे आसानी से फंसते नहीं थे। अभय वन के पास गांव था। कोयल नदी से लगती हुई साधारण सी नदी थी, लेकिन जमीन उत्तम चंद की थी। 1931 ईस्वी के कोल विद्रोह के बाद इस अंचल में हिंदू बनिए नए सिरे से आए। उत्तम चंद के पुरखे उनमें से ही थे। जंगल में आबादी वाली आदिवासियों की जमीनों को उन्होंने खुले हाथों मोल लिया था। जमीन खरीदकर आदिवासियों को हटा देना उन दिनों बहुत सहज था, आजकल की ही तरह। उन दिनों के आदिवासी भी हिसाब, दस्तावेज, पट्टा, कानून सबसे भयभीत रहते थे, आजकल के ही आदिवासियों की तरह। उसके परिणाम स्वरूप अब झुझार के आदिवासी जानते भी नहीं कि कभी उनकी अपनी जमीन थी, कभी वे मेहनत की फसल को अपने घरों में रखते थे। इसी उत्तम चंद के पास बेगारी की बंधुआ मजदूरी में सारा गांव बंधा था कई पीढ़ियों से। पुरखों का उल्लिखित आरण चुकाने ये लोग हर बरस फसल के समय 12 मील पैदल चलकर उत्तम चंद के गांव मुख्य ठिकाने जाते। खुराकी और मामूली सी फसल के बदले में बेगारी दे आते। जो फसल मिलती वह भी कर्ज के खाते में शामिल हो जाती। बेगारी गैर कानूनी है, इस बात को भी वे नहीं जानते थे। इसका पता चला था आदिवासी दफ्तर के इंस्पेक्टर के सौजन्य से। जानकर भी उन्होंने बेगारी बंद नहीं की, क्योंकि बेगारी लेने वाले उत्तम चंद के विरुद्ध अदालत में नालिश करना उनसे हो नहीं सकता था, इसे वे जानते थे। इसके लिए क्या डाल्टनगंज जाना संभव था? वकील कहाँ हैं? उनको समझकर सलाह देने वाले कहाँ थे? आदिवासी कल्याण दफ्तर भी उनकी पहुंच के बाहर था। दफ्तर शहर में था, वे गांव में थे। रेल या बस मार्ग पर स्थित गांव नहीं था। केवल 17 परिवारों के 76 लोगों के आदमियों का गांव था। स्वतंत्रता के बाद तीसरे चुनाव तक तो उसके अस्तित्व का ही सरकार को पता न था। वे चौथे चुनाव से वोट दे रहे थे। चुनाव का समय अच्छा रहता। उत्तम चंद कहता, जंगल के लिए वह वोट दे आएगा। जाओ, 1-1 रुपया कर ले जाओ, सब बाप मां लोगों, मैं ही वोट दे दूंगा। चौथे चुनाव से यही व्यवस्था चल रही थी। इस 77 में सब उलट गया। झुझार गांव में निकटतम प्राइमरी स्कूल का एक मास्टर बालकिशन सिंह आता रहा। उसी ने उन्हें समझा बुझाकर गांव से 3 बच्चों को स्कूल में ले लिया। उसी ने समझाया कि छठा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, वे खुद वोट दे आए। हर एक का रुपया, उससे कहीं ज्यादा रुपयों का काम बालकिशन की मेहनत से हुआ। झुआर गांव में पंचायती कुआं बना। अच्छा सा कुआं था, बहुत पानी था। अब तक नदी से पानी लेना होता था और गर्मियों में पानी लाने में जान निकल जाती थी। उत्तम चंद पहले वोट के मामले में नाराज हुआ। चुनाव के बाद नया मंत्रिमंडल बना। पुराने दफ्तर और पुराने अफसरों को नई भूमिका में आना हुआ। झुझार गांव तक पैदल रास्ता के सिवा कोई रास्ता ही न था। उसी राह से संगठित युवकों का दल आया और झुझार का कौन सा परिवार क्या आरण चुकाने के लिए बेगार देता है, उसने यह लिख दिया। पूर्ति मुंडा गांव का सबसे अधिक बोलने वाला व्यक्ति और व्यक्तित्व था। गांव भर में वही एक आदमी था जिसने रांची और डाल्टनगंज देखा था और धनबाद में कुल्लीगिरी कराया था। सब जगह उसकी आर्थिक अवस्था एक ही रही, इसलिए वह बाहरी दुनिया पर थूक कर झुझार लौट आया। वह बोला, हमसे पूछने से क्या फायदा?
उत्तम चंद के खाते में सब लिखा है, तुम लोग उससे पूछो। बेगार गैर कानूनी है, ये मालूम है। हमारे मालूम होने से क्या फायदा? बेगार न करने से महाजन उधार न देगा। अब की महाजन को पता चलेगा। तुम लोग देखो, तुम हमारे साथ चलो। चलो। पूर्ति मुंडा के सामने उत्तम चंद से लड्डकों ने कहा, इस साल से इस अंचल में कोई आदिवासी बेगारी न देगा। अगर किसी को दबाया गया तो उसे कानून के मार्फत कैसे छुटकारा मिले वह हम देखेंगे। वही होगा, उत्तम चंद बोला, और काम में भी अनुशासन मानने पर लाचार हुआ। उसकी जमीन जोतने से भी जुझारवासियों को रोका नहीं गया। युवकों का दल कह गया, 12 बरस से ज्यादा समय से यह जमीन जोत रहे हैं, आधे हिस्से का उनका हक है, आधा भाग मेरा है। फसल तैयार होने पर आपके सामने हमारी समिति फसल का भाग कर देगी। वही होगा। पूर्ति मुंडा युवकों से कह बैठा, 2 रुपए दो, शराब पीकर घर जाऊं। ये कैसा दिन रहा? किसका मुंह देखकर उठा था? युवक बोले, नहीं, नशा करना त्यागो। इस नशे से हम आदिवासियों का सर्वनाश हो गया है। पूर्ति मुंडा ने लौटने के वक्त टेंट में से 8 आने की शराब पी और मिट्टी में हाथ डालकर बोला, सर्वनाश? बाबू लोग क्या समझे? तुझसे हम पेट की आग भूले रहते हैं। उत्तम चंद हार मानकर भी कमर कसकर तैयार हो गया। बोला, उनको नौन से मारूंगा। उनकी ऐसी उद्दत घोषणा उसको ठीक ही थी, क्योंकि जुझार के लोग बाजार करने पलानी या मूरू आते। दोनों हाटों में परचून सौदे की दुकानें उत्तम चंद की ही थीं। उत्तम चंद बोला, नोन बिना घाटों खाने में कैसा लगता है देखो। इतने दिनों तक हमारा खा पहिन कर ऐसी निमका हरामी। हाट में नमक न मिलने की बात को पहले तो पूर्ति ने महत्व नहीं दिया। जब दिया तब वे डाल्टनगंज भागे। युवक दल के ऑफिस में बैठा एक युवक ट्रांजिस्टर सुन रहा था। उसने सब कुछ सुनकर कहा, यह हमारे अख्तियार में नहीं आता। जिसकी दुकान है वह न बेचे तो बताओ, हम क्या कर सकते हैं? अब चारों ओर भागना आवश्यक था, और भी बहुत गंभीर समस्या लेकर। पूर्ति और बाबू लोगों के स्वभाव में कोई संवाद न था, हो भी नहीं सकता। पूर्ति किसी तरह समझा न सका कि नोन के बिना उनका जीवन बेकार है। नोन का सहारा लेकर ही वे घाटों खाते हैं। जोश में उन्होंने बस का किराया बचाकर 10 किलो नमक खरीदा। फिर 18 मील पैदल चलकर गांव लौटे। गांव में घर घर नमक बांटकर कहा, बचा बचा कर खाना। किंतु 10 किलो नमक अजर अमर तो होता नहीं। अब की पूर्ति ने वन विभाग के ठेकेदार को धर दबोचा, हमें काम दो, पैसा मत देना, नौन देना। नौन दूंगा? अब भी इतना दाम बढ़ने पर भी चूंकि नमक ही आज भी भारत में सबसे सस्ती चीज है, इसलिए नमक की मजूरी पर काम करने के प्रस्ताव पर ठेकेदार को चक्कर आ गया। तभी उसे लगा कि इन लोगों के बारे में जानना जरूरी है। उत्तम चंद की जमीन जोतते हैं, इसलिए ठेकेदार उत्तम चंद के पास ही गया। जाकर जो सुना उससे लगा कि ये लोग बिल्कुल दुर्व्यवहारी हैं। शहर के विद्रोही युवकों के साथ होकर सदा के जाने हुए बनिए से विवाद का फैसला कर बैठे हैं। इन्हें काम देने से ठेकेदार जरूर फंस जाएगा। इसलिए ठेकेदार ने पूर्ति आदि को भगा दिया और काले काले आदमी सिर झुकाए सफेद बालू पार कर चले गए। इसके बाद इन्होंने फसल के वक्त फसल से नमक खरीदने की कोशिश की। नतीजा हुआ कि फसल बीत गई, नमक मामूली सा ही मिला। अब पूर्ति को सभी ने दोषी बताया और कहा, महाजन के पास उनके कहने से तुम गए, अब हमें नमक दिलाने की व्यवस्था करो। उस समय तो अपने को मर्द मानकर बहुत भरोसा दिलाने गए थे, नेता बनने चले थे। बिना गए बेगारी बंद होती? नहीं होती तो देते। फसल में हक होता? नहीं होता तो उपवास करते। जोहार गांव वालों को अब बेगार देने के फसल न मिलने के दिन बहुत सुख के दिन लगते थे। उन्होंने मन ही मन माप तौल का हिसाब लगाया। काला काला सा ढेला नमक ही वजन में भारी प्रतीत हुआ। उनके लिए बेगार के बंद होने और फसल में हिस्से का अधिकार हल्का महसूस हुआ। गांव के बूढ़े बोले, नहीं, अलोना घाटों खाया, लेकिन कलेजे में हंफनी क्यों होती है? हाथ पांव हिलना नहीं चाहते? सबको ही लगता कि इसका कारण नमक है। असल में देवी देवता रूठे हैं। गांव के वृद्ध सांस लेकर कहते, सबका ही हो रहा है। अब की हरम देव के धान पर पूजा देनी होगी। मेरी घर पली 2 मुर्गियां हैं, फारिस रक्षक के पास बेचकर नौन ले आ। पूर्ति, किसी दिन हमें नौन का तो स्वाद मिले।
फॉरेस्ट गार्ड ऐसे आश्चर्यजनक प्रस्ताव से बहुत खुश हुआ। बोला, स्टोर से नॉन ला दूंगा, ठहरो। 2 मुर्गी सस्ती भी खरीदने से 8 रुपए से कम में नहीं मिलेंगी। वह तो है, 8 रुपए का कितना नॉन होता है? 16 किलो। वही लाओ। बहुत ही काला समुद्री नमक था। इतना काला? हाथी खाते हैं, हिरण खाते हैं, वे सफेद को काला समझते हैं। नोन खाते हैं? नोन? हाँ रे बेटा, उनके लिए नोनी माटी देनी होती है, नहीं तो क्या हो, सूख जाएंगे। कहां देते हो? जगह है। पूर्ति सोचते सोचते नमक लेकर गांव लौटा। हाथी और हिरण साल्ट लेक से नमक खाते हैं। इस खबर से वह बहुत परेशान होने से समझ नहीं पा रहा था, पीठ पर के बोरे के नमक का वजन किसी तरह भी 16 किलो नहीं है। पूजा के दिन खसी काटकर खूब खाना पीना हुआ। बाद में पूर्ति आकर नदी के किनारे बैठ गया। अकेले में वह शराब पीते पीते जंगल की ओर ताकता है। सुबह सुबह और शाम को हाथी खाते फिरते नदी की बालू पर घूमते हैं। दिन में वे नहीं दिखाई देते। नोन माटी वे कब खाते हैं और कहां? जंगल बहुत विशाल है। पूर्ति जंगल को चीर चीर कर देखेगा, नमक कहां मिलेगा? हाट की दुकान उनको नमक नहीं बेचती। इस खबर को संगठित युवक दल ने एकदम त्याग नहीं दिया। उनके मन में यह बात कहीं लगी रह गई और एक ने किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रोककर पूछा, मानव देह में लवण कितना आमनीपोटेंट है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हाल ही में काम में लगा था और जो सारा इल्म सीखा था उसे उद्धरण का कोई मौका नहीं मिल रहा था। उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर युवक को चक्कर आ गया। वक्तव्य इस प्रकार था, नमक और पानी शरीर के इनऑर्गेनिक या मिनरल उपादान हैं। जीने के लिए ये अनिवार्य हैं और शरीर कोश के फंक्शन में ये विशेष भूमिका का पालन करते रहते हैं। प्रमुख लवण हैं क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और फास्फेट। ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड के साथ लोहा, CO2, सल्फर और फास्फोरस के यौगिक हैं। साधारण रूप से कहा जाता है कि लवण पूरे जीव शरीर में ये सब काम करते हैं। 1. शरीर की आश्रवण अवस्था को देखभाल कर ठीक रखना। 2. देह में जल का संतुलन और रक्त का वॉल्यूम ठीक रखना। 3. शरीर का एसिड बेस भार साम्य ठीक बनाए रखना। 4. शारीरिक चुस्ती के लिए आवश्यक सामग्रियों को जुटाना, विशेष रूप से अस्थि और दांतों को। मांसपेशी और नर्व सेल की प्रॉपर इरिटेबिलिटी के रखरखाव के लिए भी लवण आवश्यक है। रक्त तंचन या कोआगुलेशन के क्षेत्र में। 5. लवण कई एंजाइम सिस्टम, श्वास प्रश्वास के पिगमेंट और हार्मोन की आवश्यक सामग्री है। 6. लवण जीव देह में सेल मेम्ब्रेन और कैपिलरी परमिएबिलिटी नियंत्रण में रखता है और उनको चलाता है। इतनी कठिन बातें जानकर युवक और भी चक्कर खा गया और बोला, क्या यार, मैंने क्या इम्तिहान के लिए पूछा था? तब क्यों पूछा? नमक न खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान क्या होगा? हाई कैलोरी मिला खाना मत खाओ, मामूली नमक से ही काम बन जाएगा। अरे ऐसे लोग भी तो हैं जो किसी भी कैलोरी के पास नहीं फटकते। हाँ, भारतीय लोगों की फूड हैबिट ठीक नहीं है। अरे मैं जिनकी बात कह रहा हूं। युवक समझ गया कि वह छाया के साथ कुश्ती करके मन के शरीर में दर्द पैदा कर रहा है। डाल्टनगंज की चाय की दुकान झुझार गांव से कोई लाखों योजन की दूरी पर नहीं है, लेकिन ये 2 जगहें महान विश्व या नक्षत्रों पर स्थापित हैं और किसे नहीं मालूम आकाश के तारों पर तमाम कविताएं और गीत क्यों न लिखे गए हों। ये असंख्य सूर्यों से भी विशिष्ट ताप हैं और उनका मध्यवर्ती काला आकाश वास्तव में असंख्य मील के व्यवधान पर उक्त क्रुद्ध और घूमते हुए नक्षत्रों में अंतर रखा है। डाल्टनगंज गर्म है काष्ठ के रोजगार की गर्मी से, झुझार गर्म है अभागे और आधुनिक भारत से निर्वासित कुछ आदिवासियों की वंचना के उत्ताप से। पूर्ति मुंडा की समस्या इस टेरिक्लॉट और पाउडर से शोभित चटक मटक वाले युवकों को समझाना छायाचित्रों की सी एक बेकार कोशिश है। किसकी बात कर रहे हो? वे लोग खाते हैं केवल घाटों या मड़ुआ या उबाले भुट्टे, तरकारी या फल या मछली या मांस। वे नमक नहीं खाते। क्यों? मिलता नहीं। गप है, नमक सबसे सस्ती चीज है। उन्हें नमक नहीं बेचते। झूठ। जो लोग लो कैलोरी के सीरियल खाते हैं उनको नमक ना मिले तो क्या होगा? किन्हें? नई फिल्म देखी थी? नहीं, बताओ ना। अरे ना समझ को समझाऊं कैसे? नहीं तो तुम ज्ञानी क्यों हुए?
लवण शरीर के फ्लूइड को कंट्रोल करता है, रक्त को भी। लवण न मिलने से खून का कोआगुलेशन, खून का जमना बहुत गाढ़ा हो जाएगा। हार्ट को गाढ़ा रक्त पंप करने में कष्ट होगा, सांस में दबाव आएगा, मसिल में, स्नायुओं में क्रैम्प यानी ऐंठन होगी। शरीर चलाने में भी बहुत स्ट्रेन आएगा। शरीर के हड्डी और दांतों का क्षय तो होगा ही, बॉडी में जनरल डिके, सब तरह का क्षय होगा। त्यागो फिजूल बात, चलो फिल्म देख आएं। फिल्म में दुर्धर्ष गनमैन, बंदूकबाजी, उत्तुंग यौवना टांगे वाली और अमिताभ बच्चन थे। किंतु अमजद खां के कानून के हाथों सजा पाकर बनारसी पान खाकर घर लौटने के बाद भी युवक झुझार की समस्या को उसके दिमाग से अलग न कर सका। दूसरे दिन वह मुख्य गांव में उत्तम चंद के घर गया। उसकी शिकायत सुनकर उत्तम चंद बोला, आदिवासी पहले झूठी बातें नहीं कहते थे, अब बहुत उद्धत हो गए हैं। क्यों? मैं गंदे लोगों को नमक नहीं बेचता। नहीं, अरे मैं किसी को नमक नहीं बेचता। नमक में कुछ भी मुनाफा नहीं है। मैं पिछली हाट से हाट में नमक नहीं ले जाता। इसके पहले उन्हें नमक नहीं बेचा। कैसी अजीब बात है, जरा सा नमक नहीं बेचा। क्या अजीब बात है, कम नमक, शायद दुकान से उठ गया। नमक नहीं बेचते, क्यों? नफा नहीं है। ये क्या ठीक हो रहा है? मैं जब उत्तम चंद हूं, बनिया, जब पहले कांग्रेस को मदद दी थी, तब तो मेरी सब बात ही खराब है, सब काम ही गलत है। उलटा समझ रहे हो? नहीं बाबू साहब, कांग्रेस को मदद दी, जब जो सरकार चलाए उसे मदद न देने से हमारी तरह गरीब गांव का बनिया जिंदा नहीं रह सकता। आप लोगों ने कहा, मैंने बेगार बंद कर दी, फसल में हक भी त्याग दिया। कांग्रेस के युवकों ने ये सब बातें नहीं कही थी, कहते तो तब भी देता, पर अब जो कह रहे हैं सो कैसे करूं? जिस चीज में नफा नहीं उसे बेचने को कहना तो जबरदस्ती है। वे उधार लेने आते हैं। न न, उधार वे क्यों लेंगे? फसल मिल रही है और हमें तो जरा सा पहुंचकर जरा सा दिया। उस जमीन में क्या होता है बताइए? न होता हो तो क्या करूं? जमीन कम पैदावार की हो तो वह भी क्या मेरा दोष है? और जानते हैं, वह उधार चाहे भी तो मैं उधार न दूंगा। क्यों? यही देखिए, उधार देने पर उधार चुकाया जाता है और वह आपकी सरकार में गैर कानूनी है। देखिए, ज्यादा नाचने से गणेश पूजा नहीं होती। ये आईन कानून पहले भी था। कांग्रेसी सरकार आंखें बंद किए रहती थी, क्योंकि कांग्रेसी सरकार आदमी का दुख समझती थी। वे लोग जानते थे कि महाजन उधार न दे तो आदिवासी जंगली लोग भूखे मर जाएंगे। आप लोग तो समझते नहीं। अच्छा है, जो कर रहे हैं वह अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। अंत भला तो सब भला, उन्हें उधार नहीं दूंगा। युवक हार मानकर लौट आया और शुभ संकल्प किया कि पहला मौका मिलने पर जोहार बेल्ट में जनता दुकान खुलवाने की व्यवस्था करेगा। संकल्प कुछ दिनों मन में रहा। उसके बाद शराब की गैर कानूनी दुकान के लिए समस्याएं दूर करने वह दूसरी जगह चला गया और जुझार की बात भूल गया। युवकों की सारी शुभेच्छा रहने पर भी पूर्ति आदि अलोने अंधियारे में रहे। पूर्ति अवश्य ही नहीं रहता था। रोजाना वह चुपचाप जंगल छानता था। हिरनों का साल्टलिक जंगल ऑफिस के आसपास था। इसके बाद उसने एक दिन खरगोश का पीछा करने जाकर हाथियों का साल्टलिक खोज लिया। दृश्य बहुत ही व्यंजक था। प्राणों के भय से पूर्ति वृक्ष की डाल पर था। कुछ ही दूर पर हाथियों का गोल नौनहरी मिट्टी चाट रहा था। पथरीला नमक पत्थर के ऊपर मामूली सा मिट्टी मिलाकर फैलाया हुआ था। नमक का खेत बना दिया है, पूर्ति ने मन ही मन कहा। उसके बाद अंधेरा घना होने पर हाथी वह जगह त्याग देते। बेतला के हाथी शो बिजनेस समझते हैं। शाम के वक्त जीप पर चढ़कर टूरिस्ट जीव जंतु देखने निकलते। वे बांस के वृक्षों को कुतरने में लगे हाथियों के समूह को देखने के अभ्यस्त थे। हाथी उस ओर जाते। सारे हाथियों के चले जाने पर एक दांत वाला वृद्ध हाथी आता। उसके चलने फिरने से गिरस्त ढंग नहीं लगता था, यद्यपि हाथी बहुत ही घरेलू जानवर है। अकेला, पूर्ति ने मन ही मन कहा और भय के मारे वृक्ष पर चिपका रहा। कोई युवक हाथी किसी दल से निकाला जाकर यूथपति बन जाए, ऐसे हाथी को अकेला कहते हैं और अकेला सबके लिए ही अवॉइडेबल, दूर रहने वाला होता है। अकेला क्या करे इसका पता नहीं। यूथपतित्व और दल से निर्वासन के कारण इसका व्यवहार भी और आचरण भी इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी का होता है। अकेला
साल्ट लिक को मूंछ से भिगोकर चला गया। पूर्ति समझा कि वह अपनी समझ के मुताबिक शैतानी करके चला गया। हाथी का पेशाब बचाकर नोनी माटी को पल्ले में बांधकर वह घर लौटा। पानी गर्म कर उसमें नोनी माटी डाल दी। पत्नी से बोला, कल देखना होगा मिट्टी नीचे थिर जाने पर कितना नमक रहता है। पानी में नमक? हां। सवेरे देखा गया कि मिट्टी और नमक एक साथ नीचे वृक्ष हैं। पूर्ति ने गहरी सांस लेकर कहा, फिर भी नमक तो है, साले अब हाट में नमक बेचते ही नहीं। उस नोनखरे गंदे पानी को ही वस्त्र से छानकर पूर्ति पीता, औरों को खबर दी और अकेला हाथी के बारे में सबको सावधान किया। अब गांव वाले बूढ़ों ने कहा, बहुत सावधान, उस बार क्या हुआ? सबको ही याद आया। हर बरस सारांडा फॉरेस्ट में हाथियों का एक समूह बेतला आता और लौट जाता। कई बरस पहले किसी नासमझ आदिवासी युवक ने तीर मारकर एक बच्चा हाथी मार गिराया। उसे हाथी खफा हो गए और मरे बच्चे को घेर कर आदमी की समझ में आने वाली प्रतिज्ञा में चलते रहे। उसके बाद वे प्रतिहिंसा की संघर्ष में उतर आए। झुझार और कोलना गांव के रहने वाले भाग गए। पहले बरस गांव को उलट पलट कर वे चले गए। दूसरे बरस सारांडा से आकर उन्होंने काम में लगे जंगल के कुलियों में से 2 आदमियों को मार गिराया। तीसरे बरस बेतला के जंगल बंगले के नीचे एक बस और वाहन को उन्होंने नष्ट करके उलट दिया। 3 बरस में आदमियों से बदला लेने की इच्छा को तृप्त कर तभी वे शांत हुए। उनको बदमाश घोषित कर मारा ना जा सका, क्योंकि वे हमेशा समूह में घूमते और वयस्क हाथी रिट्रीब्यूशन प्रतिशोध का काम करते। आजकल बेतला में सब जगह कांटेदार तारों का घेरा है। हाथियों को बुद्धि बहुत होती है और इन कांटेदार तारों का निषेध उन्होंने समझा और मान लिया। गांव के बूढ़े बोले, और जो भी करना हाथी को गुस्सा मत करना, और वह भी अकेले को, वे भूलते नहीं। युवक लोग अवसन्न शरीर से और सहन न कर पा रहे थे। वे सूखे मुंह से बोले, सावधानी से ही जाएंगे, पूजा देकर भी कुछ नहीं हुआ, दम निकल जाता है, बोझा खींचने में हाथ पांव दुखने लगते हैं। वे लोग सावधानी से ही गए। सावधानी से नोनी मिट्टी चोरी की। गाछ से पहले न उतरना, देख लेना कि सब हाथी चले गए हैं या नहीं। पूर्ति की बात याद रखी। उसके बाद संभवतः अकेले के कारण ही साल्टलिक शिफ्ट की गई। 2-3 जगह साल्टलिकें बनाई गईं। बहुत दूर पर अकेला झुझार के आदिवासी साल्टलिक इन कठिन अंकों के उत्तर लेने के बाद वन विभाग की हालत अत्यधिक होशियारी की थी। अकेले या समूह में एलिफेंट पॉपुलेशन की जिम्मेदारी वन विभाग की थी। यह अकेला उपद्रवी था। यह साल्टलिक से नोनी मिट्टी चाटने के बाद मूत कर चला जाता। जगह जगह साल्टलिक बनाने पर वन विभाग को आशा थी कि अकेला एक जगह जाएगा तो दूसरी जगह हाथियों का समूह होगा। अकेले ने अत्यंत चतुराई से परेशानियां की थी। एक बार यहां तो दूसरी बार वहां जाता था। समूह में न रहने से उसके समय का ज्ञान भी बदल गया था। संध्या या सवेरे के सिवा वह बेटाइम भी साल्टलिक पर चला जाता था। स्वभाव बदल गया था। शायद वह सोच रहा था कि नोनी मिट्टी चोरी हो रही है। बीच बीच में मार्ग पर आकर ठहर जाता। जीप की रोशनी गिरने पर भी न हिलता। जीप लौटानी अनिवार्य हो जाती। वह क्या आदमियों पर संदेह कर रहा था? सूंड के सेंसर हिलाकर क्या वह आदमी की गंध खोज रहा था? वन विभाग में हाथियों के बारे में एक टेंशन बन और बरच रहा था। क्या इस तरह अकेला अचानक उग्र आचरण कर सकता है? वन विभाग की मुसीबत थी कि मैन किलर या रोग कहकर प्रसिद्ध हुए बिना, उस बारे में प्रमाण मिले बिना संरक्षित हाथी को मारा नहीं जाता था। मन ही मन सभी इस तनावपूर्ण स्थिति के फलस्वरूप किसी विस्फोट के होने की अपेक्षा कर रहे थे। वन विभाग में कुली कह रहे थे, अकेले के होने पर उन्हें काम पर जाने में भय लगता है। उन्होंने देखा कि अकेला दूर स्थित उनको लक्ष्य कर रहा है और वे काम त्याग कर भाग आए। अकेले के मन में संदेह घुस गया था। साल्टलिक पर जो नमक रखने आते उनके मन में भी शक था। नोनी माटी खुरच खुरच कर खत्म कर दी गई है, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं देखी थी। नोनी माटी जैसी चीज कोई चोरी करेगा ना? उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट के लायक महत्वपूर्ण घटना सी लगी नहीं। नमक जैसी चीज स्टोर में बहुत सा है। एलिफेंट पॉपुलेशन भी संशय में था और असंतुष्ट था। साल्टलिक है, नोनी मिट्टी नहीं रहती है, इसे वे भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। सभी अजीब अव्यवस्था था।
इसका कारण, इस सारी हालत का कारण पूर्ति और दूसरे दो युवक थे। पहले वे सावधान रहे, बहुत ही सावधान। शाम से पेड्डियट से चिमटकर चुपचाप फुनगी पर रहते, हाथियों के समूह और अकेले के चले जाने पर नोनी मिट्टी लेते। संभवतः इस नमक के जमा करने से उनकी मांसपेशियां तेज और स्वाभाविक गति में समर्थ हो गई थीं। शरीर की ऑस्मोसिस, स्थितावस्था लौटाकर खून में पानी की बरहाती होने से हृदय यंत्र अधिक दबाव न उत्पन्न कर स्वाभाविक चाव से ही शरीर में रक्त भेजेगा और शरीर की इलेक्ट्रोलाइट अवस्था ठीक हो जाएगी। संभवतः इसके फौरन बाद आदमी की धूर्त बुद्धि फिर दिमाग में भर गई। वे सतर्कता भूल गए। शाम को हाथियों के आने के पहले ही नोनी मिट्टी लेकर चले जाते। वे जान भी ना पाए कि अकेला उन्हें देख रहा है। अचानक जंगल में अकेले को कम देखा जाता। पता लगा कि शाम के शुरू होने पर नदी की सफेद बालू पर अचल जैसे दूर पर कुछ देख रहा हो। क्या देख रहा है? नदी पार कर आदिवासी जा रहे हैं। यह समाचार कुछ अच्छा नहीं था, किंतु अकेले ने अपने मनोयोग का टारगेट बदल दिया है। इससे ही वन विभाग का तनाव ढीला हो गया। पर कहा गया कि हाथी क्या करेगा यह जान पाने पर ही जानना होता है। कुछ दिन बाद फिर कत्थे के वृक्षों का काम त्याग देना होगा। खैर के का जंगल प्राचीन पलामू किले की राह में जंगल के बिल्कुल भीतर स्थित है। पता लगा कि प्राचीन पलामू किले के पास अकेला घूमता फिरता है। यह प्राचीन पलामू का किला किसी समय पलामू के स्वाधीन राजाओं का दुर्ग था। बेतला के घने जंगल में इस विशाल पर्वत से ऊंचे पत्थरों और ईंटों के टूटे किले का दृश्य बहुत ही भयानक था। प्रकृति के उत्पन्न किए वनस्पतियों के जंगल में ऊंचे से ऊंचे साल के वृक्षों से भी बहुत ऊंचा था। मनुष्य के बनाए इतने विशाल स्ट्रक्चर के लिए आंखें तैयार नहीं रहती। इसीलिए किले को देखकर भय लगता है। जंगल के कुल्ली देखते हैं कि बाघ से भी अधिक निशब्द सा, सूखे पत्तों को बचाता हुआ अकेला किले के पास से चला जा रहा है और नाक बढ़ाकर कुछ खोज रहा है। देखते ही वे लोग चले आए। पूर्ति मुंडा को स्वभावतः ही ये सारी बातें जानने का मौका नहीं था, क्योंकि वन विभाग के लोगों का आभास पाते ही वे जंगल में छिपने जा रहे थे। वन विभाग के लोगों के लिए यह नमक कुछ भी नहीं था, लेकिन इस नमक के लिए ही पूर्ति सोच रहा था कि कभी भी दिखाई न दें। देखते ही वन विभाग के लोग उनको नोन चोर कहकर गिरफ्तार कर लेंगे। यह सब गलत अंदाज हो रहा था और अकेला अपने चाटने के और मूत कर बहाने के नमक से वंचित होकर अपराधी तय करने पर उतर आया था। उसने ठीक ही समझा था। साल्टलिक और जुझार में एक बंधन सूत्र है, इसी से वह सफेद बालू पर अचल जुझार की ओर देखता रहता। दृश्य बहुत ही लाक्षणिक था। नदी, बालू, आकाश, रात, पलामू किले की पृष्ठभूमि, खामोश हाथी, बहुत ही प्रशांत और चिरकालीन। केवल अंतर था कि इस हाथी के दिमाग में जो इरादे हो रहे थे वे सफेद कबूतर फहराने की तरह नहीं थे। इसी तरह कई दिन बीत गए। उसके बाद एक रात को किसी को बिना गवाह बनाए हाथी पानी और बालू को पार करता जुझार चला गया और कुएं के पास अटल रहा। सवेरे सब लोग दरवाजा खोलकर प्रातःकालीन नित्य क्रिया के लिए अलग अलग गए और कुएं के पास अचल अकेले के पीछे से सूर्य को निकलते देख उन्होंने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए और भय के मारे पत्थर से चुपचाप बैठे रहे। गवाक्ष की झिरझिरी से उसे पूर्ति मुंडा ने देखा और मन ही मन रटने लगा, हे याबा, कोई तीर न मार दे, हे याबा। किसी ने तीर नहीं मारा और हाथी मानो किसी संदेह का जवाब पाकर गांव त्याग नदी पार चला गया। उसके जंगल में गायब होने पर ही सब लोग घरों से निकले और गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो कहा था वही हुआ ना? जरूर तुम लोग सावधानी से गए थे, उसने देख लिया, नहीं तो क्यों आया? देखा नहीं? देखता तो हमें पता चलता ना, और हम उसे देखते ना। हाथी क्या खरगोश होता है? हाथी चींटी होता है, हाथी तितली होता है, हाथी हवा होता है। इतना बड्ढा शरीर, जब चाहे तब अलखा बन आकर सिर पैर रख सकता है, तुझे पता ना चलेगा। अरे बुद्धू, अरे गू के कीट, तूने उसे देखा नहीं, उसने तुमको देख लिया है, नहीं तो आया क्यों? जो हो गया, अब इलाज बताओ। पूर्ति, तुझे कौन सी सजा देने से मन भरेगा पता नहीं। गैर आदिवासी कोयले के काम में, कुल्ली के काम में जो शहर जाता है वह वहीं रह जाता है, तू नहीं रहा। लात खाकर चला आया।
सोचा महाज्ञानी बनकर आ गया है, उससे उत्तम चंद से विवाद किया, वह बाघ है। उसके बाद हाथी बुलाकर गांव में घुसा दिया। इलाज बताओ। कोई नॉन लेने न जाएगा, अपने अपने छप्पर में बैठो, हाथी दिखाई दिए तो भागो। पूर्ति बोला, कांटेदार झुरमुट काटकर घेरा बना लें, जंगल में लगाते हैं, उसे हाथी घबराता है। हाँ हाँ, पत्थरीला धरती का गांव है, कहां पोत समूह लगाएगा, किधर से अटकाएगा। तब नॉन लेने मत जा, उसे शायद वह भूल जाए। पूर्ति ने गांव के बुजुर्ग की बातें सुनी, फिर वे नमक लेने न गए। एक दिन पूर्ति ने जंगल के बीट अफसर से कहा, अकेला उस दिन गांव गया था, हम बहुत त्रास गए, हमें भी भय लगा था, अब साला कहीं दिखाई नहीं बाध्य होता है, लगता है चला गया। सबको ही लगा कि वह चला गया, मानो हरे जंगल में वह धूसर प्राणी गायब हो गया। जलाशय के पास जानवर के पैरों के छाप देखे गए, जीव जंतुओं की संगणना बनी। जलाशय या कमल ताल देखकर या बिना देखे ही वन विभाग ने कहा दिया कि अकेला गायब हो गया। अकेला ने नदी के घुमाव पर, जहां की बांसों का जंगल झुका गिरता था, वहां से सब देखा था और समझने की कोशिश की थी। साल्टलिक पर अब किसी का हाथ न गिरे हुए आसपास आदमी की अपवित्र गंध न रहे। यह क्या कोई नया आक्रमण कौशल है? उसे मानो पता था कि आदमी बेसिकली इर्रेशनल प्राणी है। अकेला को खफा कर नोनी मिट्टी लेना इर्रेशनल काम था, न लेना रैशनल था। लेकिन आदमी बहुत दिनों तक अक्ल से काम नहीं कर सकता है, पूर्ति आदि भी नहीं कर सकेंगे, इसे जैसे अकेला जानता था। पूर्ति ने वही इर्रेशनल काम किया। सबसे विस्तृत आश्चर्य की घटना हुई कि जब किया तो उसके एक सप्ताह पहले से एनफ इज एनफ स्थिर कर उत्तम चंद ने हाट में काफी नमक बेचना शुरू किया था। पूर्ति को यह पता था या नहीं, यह भी मालूम नहीं हुआ। शायद पता न था। अगर जानता फिर भी विश्वास नहीं करता कि उत्तम चंद उसे नमक बेचेगा। हो सकता है कि अकेला की नाक के सिरे से या अकेला को धोखा देकर उन लोगों की नोनी माटी चोरी करने की तबीयत हुई हो। वे भी मर्द और काम करने वाले हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए वही काम करना उनके लिए बहुत बहादुरी का काम लगा था। शायद या वन विभाग को छकाने की इच्छा हुई थी। पूर्ति के मन में क्या आया था उसका पता नहीं चला, पर बहुत जिरह करने के बाद पता चला कि भोर रात में पूर्ति और दो युवक बोरा लेकर निकले। कह गए, बहू सावधान सावधान, चिल्लाना मत, सावधानी से ही जाएंगे और आएंगे, सूरज निकलने पर हाथी चले जाएंगे तब जाएंगे। वे भी गए और अकेला भी भरा। हाथी विशालकाय भूमिचर प्राणी होता है, लेकिन खफा हाथी जब आदमी के साथ अक्ल की टकराव में उतरता है तो चाहे तो चींटी से भी निःशब्द चल सकता है। हर सूखे पत्ते को हटाकर होशियारी से कदम रखता है, अविश्वसनीय सतर्कता के साथ। इसलिए गर्दन घुमाते ही पूर्ति आदि को लगा था कि शायद प्राचीन पलामू का किला ही बड़ा आज आया है। हाथी जितना विशाल होता है, बहुत पास से उससे भी विशाल दिखाई देता है। हाथी ने बिना कोई आवाज किए सूंड और पैर चलाए थे, लेकिन तीन आदमी जोरों से, बहुत जोरों से चीखने लगे। उनके आर्तनाद से दूर दूर के हाथियों के समूह भी चंचल हो गए, हिरण उछलकर भाग निकले। इंसान का आर्तनाद झटपट निकलकर चुप हो जाता है। उसके बाद हाथी प्रायः मानुष्य उल्लास में तेज चीत्कार से आकाश चीरते हुए जंगल को रौंदता हुआ चला जाता है। ऐसा क्यों हुआ इसका ठीक से पता नहीं चला, पूर्ति का कहना था। दलित और पिसे मानव शरीर कोई गवाही या इजहार नहीं दे सकते। नोनी माटी चुराने आकर मरे, नौना माटी। सबके मन में यही बात उठती और पूर्ति आदि का सारा आचरण बहुत दुर्बोध लगा। अंत में दारोगा ने कहा, जरूर शराब के नशे में मतवाला रहा होगा। सवेरे शराब पीकर आदिवासियों का मतवाले रहने का समय होता है या नहीं, इस बात को उठाकर किसी ने मामले को उलझाया नहीं। यह नोनी माटी की चोरी का मामला है, यह समझना मुश्किल है। नोन ऐसी सस्ती चीज है। शराब पीकर मतवाले हुए बिना ऐसा इर्रेशनल नासमझी का काम पूर्ति आदि क्यों करते? हाथी की नोनी माटी चोरी करने जाकर मरे। दारोगा की कुछ बातें पूर्ति आदि की एपिटाफ बन गईं और झुझारवासी किसी भी तरह विश्वास योग्य नहीं है, यह प्रमाणित हो गया। तृणभोजी जीवों को नमक की जरूरत होती है और उस नमक को भी आदमी चुरा ले। मनुष्य के हाथों वन्य प्राणियों का संरक्षण कितना कठिन होता है, वह जैसे पूर्ति आदि के अस्वाभाविक काम से फिर याद हो आया। अकेला की जानकारी के बिना वह रोग, बदमाश,
डिक्लेयर कर दिया गया और इसलिए उसके मरने से हाथियों का समूह खफा न होगा। वह अकेला है, इसलिए कुछ कमीशन्ड शिकारी लोगों ने उसे गोली से मार फेंका। घटना अखबार में छोटा सा समाचार बनी और मृत अकेला को देखने जुहारवासी भी आए। गांव के बुजुर्गों को हाथी देखकर बुरा लगा कि यह ठीक नहीं हुआ। प्रत्यक्ष सत्य था कि हाथी ने पूर्ति आदि को मार फेंका, जिसके परिणाम स्वरूप वह मरा। परोक्ष सत्य मानो कुछ और था। नमक के लिए इतना कुछ, उन्हें नमक नहीं मिलता। नमक खरीद सकते तो 3 आदमी और एक हाथी न मरते। इसके लिए कोई और जिम्मेदार है, कोई और। जिसने नमक नहीं बेचा वह, या कोई और नियम, कोई और व्यवस्था। जिस नियम और व्यवस्था के अंतर्गत रहने पर नमक न बेचने पर उत्तम चंद का कोई अपराध नहीं, उसका विचार गंदा है और बातों के लिए शब्दकोश बहुत सीमित होने से किसी को कुछ समझाया नहीं जा सकता। यह काम ठीक नहीं हुआ जी। बाबुओं के लिए इतनी सी बात कहते हुए वे गांव वालों को लेकर चले गए और कतार बांधकर सफेद बालू पार कर सिर हिलाते हिलाते जुझार लौट गए। नमक जान लड्ढा देने वाली समस्या हो सकती है, इसे बाबू लोग कभी ना समझ सकेंगे और यह मामला उनके निकट अवास्तविक रह जाएगा। इसे वे जानते हैं, इसीलिए एक बार भी पीछे घूमकर नहीं देखा। बालू की छाती पर उनकी शक्लें क्रमशः छोटी होती गईं। वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। अपने जीवन में लौटकर ही उनको चैन मिलेगा। जिस जीवन में अविश्वास नहीं है, पूर्ति आदि की मृत्यु की सहज व्याख्या नहीं, सहज व्याख्या देकर अपने अस्तित्व के वास्तविक सत्य को अस्वीकार नहीं करना है, उसी जीवन की ओर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।